गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्वेश्चंस करेंगे। हम चैप्टर 5 कर रहे थे एंड चैप्टर 5 इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमारा चैप्टर कौन सा है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, प्राथमिक क्रियाएं हैं। इसमें हमने टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, साथ में हमने और कौन से क्वेश्चंस किए हैं? 1 मार्क्स के क्वेश्चंस किए हैं, 1 लाइनर किए हैं। ठीक है, उसके साथ हमने 2 मार्क्स वाले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए हैं। और आज हम करने जा रहे हैं जो हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं विच कैरी 3 मार्क्स। ठीक है, जो कितने मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं? 3 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। देयर इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति में क्या अंतर है? ये आपको यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करना है और 2 डिफरेंसेस दिए गए हैं। तो ये आपसे 2 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, 2 नंबर में ही आपके पेपर में आ सकता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि है प्रकृति में उपलब्ध जैविक उत्पादों के अधिक संगठित तरीके से उपयोग करने से शुरू हुई है। कृषि क्रांति कैसे शुरू हुई है? जो प्रकृति में उपलब्ध जैविक उत्पाद हैं उनको अधिक संगठित तरीके से उपयोग करने से शुरू हुई है। कृषि कार्य शारीरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा कष्टपूर्ण होता है। ठीक है, कृषि जो कार्य होता है वो क्या होता है? शारीरिक दृष्टि से काफ़ी कष्टपूर्ण होता है, मतलब शारीरिक कार्य क्षमता की इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद हम औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से औद्योगिक क्रांति देखते हैं। यह प्रकृति में कोयला एवं पेट्रोल के रूप में संचित ऊर्जा शक्ति के प्रयोग पर निर्भर थी। औद्योगिक क्रांति ने लोगों को श्रम की पीड़ा से मुक्ति दिलाई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से लोगों की जो श्रम की पीड़ा थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। ठीक है, या ये कह सकते हैं उससे मुक्ति दिलाई गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धान की गहन जीविका उपजी कृषि के क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है? तो देखिए छोटे खेतों पर अधिक पूंजी तथा श्रम का प्रयोग करके अधिक उपज प्राप्त करने वाली कृषि क्या कहलाती है? गहन कृषि कहलाती है। जब आपका क्षेत्र क्या है? कम है और उसी क्षेत्र में जब आपको पैदावार की ज़रूरत होती है, अधिक पैदावार की ज़रूरत होती है, अधिक उपज की आवश्यकता होती है, तो छोटे खेतों पर अधिक पूंजी तथा श्रम का प्रयोग करके, ठीक है, हम क्या करते हैं? अधिक उपज प्राप्त करने वाली जो कृषि होती है उसी को क्या कहा जाता है? गहन कृषि कहा जाता है। इसमें बोई जाने वाली प्रमुख फसल क्या है? धान है, अर्थात आप इसे चावल कह सकते हैं। धान की कृषि मुख्य रूप से मानसूनी प्रदेशों में की जाती है, जहाँ पर बरसात का जो है वो ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ पर क्या की जाती है? ज़्यादातर धान की खेती की जाती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो धान की खेती होती है उसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है और यह जो पानी है वो सिर्फ मानसून और सिंचाई दोनों के द्वारा संभव है। सिंचाई के साधन जो हैं वो हर क्षेत्र में मौजूद नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो धान की कृषि है मुख्यतः मानसूनी प्रदेशों से की जाती है। धान की कृषि में मुख्य रूप से सभी कार्य मनुष्य अपने हाथों से करता है, जो इसमें श्रम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसीलिए इसमें जो है वो इसके ज़्यादातर कार्य मनुष्य अपने हाथों से करता है, मशीनी कार्य इसमें कम होता है, इसलिए इस कार्य के लिए सस्ते तथा अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। श्रम की अधिक मांग होने के कारण यहाँ रोजगार मिल जाता है और इसलिए जो धान की गहन जीविका उपजी कृषि के क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व जो है वो अधिक होता है। जहाँ पर ज़्यादा धान की खेती की जाती है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी सामान्यतः से ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोपण कृषि का संक्षेप में वर्णन दीजिए। तो रोपण कृषि क्या होती है? रोपण कृषि एक लाभ देने वाली उत्पादन प्रणाली है। इस कृषि की विशेषता है कि इस कृषि में क्षेत्र का आकार काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, जो क्षेत्र होगा, एरिया होगा खेत का, वो क्या होगा? काफ़ी बड़ा होगा जिसमें कृषि की जाएगी और
इसमें अधिक पूंजी, उन्नत तकनीक और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है। कैसे फसली? एक फसली, मतलब काफ़ी बड़े क्षेत्र पर केवल एक ही फसल उगाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? एक फसली कृषि कहा गया है। और इसके लिए अधिक श्रम की तथा विकसित यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले व अनानास आदि फसलों का प्रयोग करके रोपण कृषि का है विस्तार किया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि के क्षेत्र व फसलें वे प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो देखिए यहाँ से भूमध्य सागर के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उसमें दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अमेरिका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तक यह फैला हुआ है। ये क्षेत्र बताया गया है जो भूमध्य सागर के समीपवर्ती है। और दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग खट्टे फल जैसे अंगूर की कृषि यहाँ की विशेषता है। कौन सी फसल उगाई जाती है यहाँ पर? किसकी कृषि की जाती है? अंगूर की जाती है, खट्टे फलों की जाती है। और यहाँ पर अंजीर व जैतून भी उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ से ये क्वेश्चन। नाउ देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित कृषि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए, मिश्रित कृषि विश्व के बहुत अधिक विकसित भागों में की जाती है। जो काफ़ी डेवलप एरिया हैं, जो विकसित भाग हैं, वहाँ पर क्या की जाती है? मिश्रित कृषि की जाती है। इस कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को महत्व दिया जाता है। ऐसी कृषि जो मिश्रित होती है तो उसमें फसल का भी उत्पादन और पशुपालन दोनों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और इस कृषि में खेतों का आकार कैसा होता है? मध्यम होता है। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। विकसित कृषि यंत्र, रासायनिक खाद का गहन उपयोग, किसानों की कुशलता इस कृषि की मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन निर्वाह कृषि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित जो गहन निर्वाह कृषि है। ठीक है, दोनों का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार की कृषि की प्रमुख फसल क्या है? चावल होती है। और घनी आबादी वाले क्षेत्रों के कारण इसमें जोतों का आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। और किसान का पूरा परिवार इस काम में लग जाता है। इसमें मानवीय श्रम, गोबर की खाद व हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति कृषक उत्पादन जो है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है तो वहाँ पर जनसंख्या जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और बढ़ने के कारण वहाँ पे जो जोत हैं, जोत का आकार छोटा हो जाता है। और इसी वजह से यदि हम प्रति कृषक उत्पादन की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब देखिए, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि कैसी होती है? तो मानसून एशिया में अनेक भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल हर जगह उगाना संभव नहीं है। इस प्रकार की कृषि में सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ द 7th क्वेश्चन, खनन के प्रकार और विधियों का वर्णन कीजिए। तो खनन के जो प्रकार हैं, जो विधियां हैं, वो 2 तरीके की हैं। एक धरातलीय खनन है और दूसरा कौन सा है? भूमिगत खनन है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि धरातलीय खनन का अर्थ क्या है यहाँ? इससे विवृत खनन भी कहा जाता है। यह खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षा, कम खर्च व उत्पादन शीघ्र और अधिक होता है। अब भूमिगत खनन की बात करते हैं। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत खनन का प्रयोग किया जाता है। यह खनन जो है वो जोखिम भरा होता है, क्योंकि जहरीली गैसें, आग और बाढ़ के कारण दुर्घटना का भय बना रहता है और खदानों में काम करने वाले श्रमिकों को विशेष प्रकार की लिफ्ट, बेधक व वायु संचार प्रणाली और माल ढोने की गाड़ियों की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत 5 प्रमुख मैदानों के नाम लिखिए। ठीक है, तो 5 प्रमुख मैदानों के आपको नाम बताने हैं जहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होती है। तो वो 5 देखिए कौन कौन से हैं। यूरेशिया के स्टॉपेज हैं, उत्तरी अमेरिका के पीरियड्स हैं,
ये आपको याद रखना है और ये आपसे 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे उत्तरी अमेरिका के जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रेयर्स कहा जाता है। अर्जेंटीना में इन्हें पंपास बोला जाता है। दक्षिणी अमेरिका के वेल्ड्स और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के कैंटबेरी के मैदान हैं। इसकी मुख्य फसल गेहूं है और अन्य फसलें भी हैं इसमें, जैसे कि मक्का है, जई है, जौ है, राई भी बोई जाती है। और इस कृषि में खेतों का आकार जो है वो बहुत बड़ा होता है। इन खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर 9th क्वेश्चन है, संसार के 5 प्रमुख कपास उत्पादक देशों के नाम बताइए। तो देखिए, कपास एक महत्वपूर्ण अखाद्य फसल है एवं एक विश्वव्यापी रेशा है। कपास क्या है, अखाद्य फसलों के अंतर्गत आता है और खाद्यान्न में इसका कोई प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए हम कहते हैं कि यह अखाद्य फसल है। वह एक विश्वव्यापी रेशा है, ठीक है, जो पूरे विश्व में इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, एक विश्वव्यापी रेशा बोला गया है। वनस्पति के औद्योगिक रेशेदार उत्पादों में कपास सबसे महत्वपूर्ण है। भारत और मिस्र इसके प्राचीन उत्पादक देश हैं, ठीक है। जो प्राचीन इसके उत्पादक देश है वो कौन है, इंडिया है और इजिप्ट है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका व प्यूर्टोरिको में लंबे रेशे वाले कपास पाई जाती है। मिस्र की नील नदी की घाटी, मध्य एशिया, ब्राज़ील में कपास का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। नाउ देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि चलवासी पशुचारण अक्षेत्रों के प्रमुख उदाहरण दीजिए। कि चलवासी जो पशुचारण हैं, जो इनके एरिया हैं, ठीक है, जो भी अक्षेत्र हैं जहाँ पर ये फैले हुए हैं, हमें उनके कुछ प्रमुख उदाहरण यहाँ पर देने हैं। तो देखिए, इसका प्रमुख अक्षेत्र कौन सा है, उत्तरी अफ्रीका जो कंटिनेंट है, तो जो महाद्वीप है उसके अटलांटिक तट से सहारा मरुस्थल और अफ्रीका के पूर्वी तटीय भाग, अरब प्रायद्वीपीय, इराक, ईरान, अफगानिस्तान होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। दूसरा इसका पॉइंट क्या है, दूसरा अक्षेत्र है बेटा इसका यूरेशिया में टुंड्रा के दक्षिणी सीमांत पर स्थित है, जो पश्चिम में नॉर्वे व स्वीडन से होता हुआ रूस के पूर्वी भाग में स्थित कमचटका प्रायद्वीप तक फैला है। तीसरा जो अक्षेत्र है वो अपेक्षाकृत छोटा है, जो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका तथा मेडागास्कर के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्यापारिक पशुचारण अक्षेत्रों के प्रमुख उदाहरण दीजिए। तो व्यापारिक पशुचारण अक्षेत्रों के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं, तो उत्तरी अमेरिका का प्रेरिय क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला का लानोस अक्षेत्र, ब्राज़ील के पठारी भाग से अर्जेंटीना की दक्षिणी सीमा तक का क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड की शीतोष्ण घास भूमि। और 6 पॉइंट क्या है, कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित अक्षेत्र और अरब सागर के उत्तर में स्थित अक्षेत्र। तो टोटल जो व्यापारिक पशुचारण है उसके 7 अक्षेत्र आपको बताए गए हैं जहाँ पर व्यापारिक पशुचारण काफ़ी फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कपास की फसल पकते समय बादल रहित आकाश क्यों आवश्यक है। कपास की फसल के पकते समय शुष्क मौसम आवश्यक होता है। कपास में डोडी आने के पश्चात स्वच्छ आकाश आवश्यक है तथा तेज धूप जो होती है वो उसके लिए लाभदायक होती है। तेज धूप में डोडी के फूल आसानी से खिल सके तथा कपास की चुनाई आसानी से हो सके, इसलिए कपास के पकते समय वर्षा कभी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बरसात और जो कोहरा वगैरह होता है वो दोनों ही उसके लिए नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस करने हैं जो जनरली आपसे 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए कि मिश्रित कृषि एवं डेयरी कृषि में अंतर आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो देखिए, मिश्रित कृषि में जो महत्व दिया जाता है या आप ये कह सकते हैं कि इसमें फसलों का उत्पादन तथा पशुपालन जो है वो दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं। लेकिन जब हम डेयरी कृषि की बात करते हैं तो डेयरी कृषि में सिर्फ दुधारू पशु जो होते हैं उन्हीं को पाला जाता है। देखो, इसमें फसलों का उत्पादन भी होता है और पशुपालन का भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम डेयरी कृषि की बात कर रहे हैं तो डेयरी कृषि में सिर्फ दुधारू पशुओं को ही महत्व दिया जाता है, उन्हीं को पाला जाता है। इसमें खाद्यान्न की खपत क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र से दूर होते हैं और डेयरी जो कृषि होती है उसमें यह व्यवसाय जो है वो बड़े नगरों तथा औद्योगिक केंद्रों के निकट स्थापित होते हैं।
थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ पशुओं के लिए चारा कृषि योग्य भूमि के कुछ भाग पर बोया जाता है। यहाँ पशुओं के लिए जो चारा होता है वो कृषि योग्य जो भूमि होती है उसके कुछ भूभाग पर ही बोया जाता है। यहाँ पशुओं के लिए चारे के लिए कृषि फार्मों तथा चारों की मिलों की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपसे पूछा गया है रोपण कृषि। रोपण कृषि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे 4 मार्क्स में आपके टेक्सचुअल्स में भी आ सकता है, टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस में भी दिया गया था। और रोपण कृषि का आपसे 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर डिफरेंस बताने हैं आपको, किसमें डिफरेंस बताने हैं कि रोपण कृषि क्या होती है और उद्यान कृषि कौन सी होती है। तो ये यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये कृषि जो है वो बड़े बड़े फार्मों पर की जाती है, एक बड़े क्षेत्र में जो कृषि की जाती है और एक फसल, सिर्फ एक ही फसल जो उगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं। इस कृषि में फार्मों का आकार कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस प्रकार की कृषि की उपजों का अधिकतर भाग निर्यात किया जाता है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सेल करते हैं, अदर कंट्रीज़ में भेजते हैं। और उसके एग्जांपल्स भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी भी आपसे 4 ऑप्शन देके ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी फसल रोपण फसल है। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या हैं, काफ़ी फेमस एग्जांपल हैं, रबड़ है, चाय है, कहवा है, गन्ना है, नारियल है, केला है। ठीक है, जनरली आपने सुना भी होगा। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बना के बागान लगाकर क्या की जाती है, चाय की खेती की जाती है। ठीक है, तो एक बड़े क्षेत्र पर जब फार्म वगैरह बनाकर कृषि की जाती है और सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती है और उसका हम जनरली क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रोपण कृषि कहेंगे। यह कृषि जो है विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाती है, जहाँ की जनसंख्या कम होती है, यह कृषि ऐसे क्षेत्र में की जाती है। इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों की आवश्यकता होती है, मशीनों की और वर्कों की तथा अधिक पूंजी का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद देयर इज़ अ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस कृषि में मुख्य रूप से उत्पादित वस्तुएं स्थानीय बाजारों में बिक जाती हैं। उद्यान कृषि में मुख्य रूप से क्या है, सब्जियां, फल फूल बोए जाते हैं और यह जहां पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, सघन जनसंख्या होती है, वहां पर की जाती है। इस कृषि में केवल पशुओं की नस्ल सुधार तथा दुग्ध धोने के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद 17 क्वेश्चन करेंगे हम। और 17 क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्यापारिक पशुपालन क्या होता है। तो देखिए, जब बड़े पैमाने पर आय प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से पशुपालन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, व्यापारिक पशुपालन कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के विस्तृत घास के मैदानों में यह व्यवसाय बड़ी तेज़ी से विकसित हुआ और इसमें पशुओं को बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है। जो व्यापारिक पशुपालन होता है उसमें पशुओं को बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है। ठीक है, व्यापारिक पशुपालन की आपको विशेषताएं बतानी है। तो देखिए, चरवाहे स्थायी रूप से पशुपालन करते हैं तथा बड़ी संख्या में पशुओं को रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इनके पास जो पशुओं की संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। व्यापारिक पशुपालन का मुख्य उद्देश्य दूध, घी, मक्खन, पनीर, मांस तथा ऊन का अधिक से अधिक उत्पादन करके उसे बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमाना होता है। कृषक पशुओं के लिए चारा उगाते हैं तथा उन्हें चारे की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। पशुओं के लिए पशुशालाएं तथा स्थायी निवास बनाए जाते हैं। पशुओं के पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाती है। व्यापारिक पशुपालन में पशुओं के प्रजनन पे रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, नई जनरेशन के लिए नस्ल सुधार तथा बीमारियों के उपचार की उचित व्यवस्था की जाती है। पशु पदार्थों के विशिष्टीकरण पर बल दिया जाता है। पशुओं से प्राप्त पदार्थों का राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक आपके सामने कि ऋतु प्रवास पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है कि ऋतु प्रवास क्या होता है। तो देखिए, चलवासी पशुचारण का व्यवसाय चलवासी चरवाहों द्वारा किया जाता है। इन लोगों का प्राकृतिक चरागाह तथा पशुओं दोनों से घनिष्ठ संबंध है। पशुचारण उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर्याप्त मात्रा में घास के मैदान तथा पानी की सुविधाएं होती हैं। चरागाह कहाँ किया जाता है बेटा, जहां पर घास के मैदान होते हैं, पानी की सुविधाएं होंगी, जहां चरागाहों का
अच्छा विकास हुआ वहाँ गाय बैल पाले जाते हैं, जबकि कम घास वाले क्षेत्र में क्या पाले जाते हैं? भेड़ और बकरियां पाली जाती हैं। शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में घोड़े, गधे और ऊँट पाले जाते हैं। शीत तथा टुंड्रा प्रदेशों में रेंडियर, जो एक कुत्ते जैसा ही एनिमल होता है, उसको पाला जाता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में चलवासी चरागाहों द्वारा पशुचारण किया जाता है। शीत ऋतु में ये लोग अपने पशुओं को लेकर घाटियों में आ जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बर्फ पिघल जाती है अपने पशुओं को लेकर चले जाते हैं। कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का मौसमी स्थानांतरण होता है। कश्मीर के गुज्जर इस प्रकार का पशुपालन करते हैं और इस प्रकार की चलवासी पशुचारण को क्या कहा जाता है? ऋतु प्रवास कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये वाला क्वेश्चन। नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ पर कि चावल की बहुत बड़ी मात्रा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं है, क्यों? तो देखिए, चावल उत्पादक देशों की जनसंख्या घनत्व जो है वो बहुत अधिक है। जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, जहाँ पर चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो उनकी कंजम्पशन भी उतनी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है। इसलिए चावल की उपज का अधिकतर भाग उत्पादक देशों में ही खप हो जाता है और इसलिए चावल के विषयों के लिए उत्पादन का केवल 5% भाग ही व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध होता है। इसलिए चावल की बहुत बड़ी मात्रा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, रीज़न समझ में आया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट में चावल की जो काफ़ी मात्रा उपलब्ध क्यों नहीं है? प्रोडक्शन तो काफ़ी होता है, उत्पादन काफ़ी होता है, लेकिन देयर इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि जो पॉपुलेशन है, जिन कंट्रीज़ में चावल उगाया जाता है उनकी जनसंख्या भी क्या है? ज़्यादा है। तो इसलिए ज़्यादातर चावल की जो खपत है वो उन्हीं देशों में पूर्ण हो जाती है और केवल 5% जो चावल है वहीं बाज़ार में उपलब्ध होता है, इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उपलब्ध होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विस्तृत कृषि अधिकांशतः मशीनों की सहायता से की जाती हैं, क्यों की जाती हैं? देखिए बेटा, विस्तृत कृषि में खेतों का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। इसमें कृषि योग्य भूमि तथा मनुष्य का अनुपात अधिक होता है और इस प्रकार की कृषि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है, इसलिए यहाँ श्रम आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए विस्तृत कृषि अधिकांशतः मशीनों की सहायता से की जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ द 22 क्वेश्चन कि गेहूं सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाला खाद्यान्न क्यों है? तो देखिए, गेहूं जो है बेटा वो एक शीतोष्ण कटिबंधीय तथा संसार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गेहूं की कृषि के लिए 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वाला प्रदेशों जहां पर इतनी वर्षा होती है तो उस प्रदेश में ये सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। विश्व के आधे भूभाग पर 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसलिए गेहूं सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। दूसरा, गेहूं की अत्यधिक किस्में होने के कारण इसे संसार के किसी न किसी भाग पर बोया या काटा जा रहा है। ठीक है, हो गया इतना। तो देखिए बेटा, आपके सामने ये जो क्वेश्चंस हैं, मैंने 22 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया?